नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार न्यू इंडिया नव भारत निर्माण में। और जैसा कि आपको पता है कि महीने के आखिरी में हम राजस्थान करंट अफेयर की एक पूरे महीने की सीरीज़ यानी 30 दिनों का करंट अफेयर के जितने भी मुख्य अंश हैं वो डिस्कस कराते हैं। तो इस बार राजस्थान करंट अफेयर का अप्रैल महीने का यानी वर्ष 2021 अप्रैल महीने का करंट अफेयर आपके सामने है। इससे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च वर्ष 2021 के तीनों महीने के करंट अफेयर आपको एप्लीकेशन पर अपडेट मिल जाएंगे। तो देखिए, लेक्चर का ओवरऑल व्यू हमेशा की तरह वही रहेगा। चर्चित व्यक्ति, मुख्य पुरस्कार, खेल जगत से जुड़ी हुई बातें, प्रमुख पुस्तकों के नाम, पर्यावरणीय घटनाएं, नई गवर्नमेंट नियुक्तियां, पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई बातें, गवर्नमेंट स्कीम और कुछ चर्चित स्थान, चाहे वो धार्मिक स्थल हो या पर्यटन स्थल हो। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड, यानी कि एक दशक में जिसने स्पोर्ट्स के मामले में, जिस महिला ने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपना अच्छा उत्कृष्ट योगदान दिया हो, तो उसको यहाँ पर ये सम्मान से नवाजा जाता है। और कृष्णा पूनिया ये किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। आपको पता होगा कि भारत की तरफ से पहली महिला एथलीट हैं, फर्स्ट वुमेन एथलीट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन एथलीट ऑफ इंडिया कृष्णा पूनिया। तो डिस्कस थ्रो इनका खेल था, डिस्कस थ्रो। तो देखिए, डिस्कस थ्रो में क्या है कि एक रिंग होती है, उसे आपको मैक्सिमम दूरी तक फेंकना होता है। ठीक है, हाथ में एक रिंग होती है जिसमें शायद वो रबड़ और प्लास्टिक का कुछ होता है उसमें। तो डिस्कस थ्रो में इन्होंने जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, राष्ट्रमंडल खेल हुए थे वर्ष 2010 वाले, तो उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। भारत सरकार ने वर्ष 2010 में इन्हें पद्मश्री, अति विशिष्ट नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी नवाजा था। तो वर्तमान में ये विधायक हैं। अभी चूरू की सादुलपुर सीट से ये कांग्रेस से विधायक चुन के आती हैं। चूरू की सादुलपुर कांग्रेस की सीट से ये एमएलए चुन के आती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स यानी कि खेल से जुड़ी हुई बातें हैं, तो इसे आप स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट में काउंट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, जोधपुर रेल मंडल जो है वर्तमान में समय पालन मामले में प्रथम स्थान पर आया, वो भी पूरे देश में, राज्य में नहीं पूरे देश में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमारा बीकानेर मंडल है, वो कौन से स्थान पर है, वो 7वें रैंक पर आया है। अजमेर है, अजमेर 8वें पर आया पूरे देश में। जयपुर की बात करें, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, तो ये साहब 14वें रैंक पर आया है। तो इस तरह से देखिए, इम्पोर्टेंट यही है जोधपुर, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जोधपुर जो है, जो स्वच्छता के मामले में है, स्वच्छता के मामले में अगर रेलवे स्टेशन का जो जायज़ा लिया गया तो उसमें रेलवे बोर्ड ने सबसे फर्स्ट रैंक पर जोधपुर को ही रखा था। इसके अलावा जो उत्तर पश्चिम रेलवे है, उसमें रेलगाड़ियों को समय पर चलाने में अभी भी क्षेत्रीय रेलों में इन्होंने जोधपुर रेलवे मंडल ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं, ये तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम जहाँ से भी न्यूज़ को लेते हैं तो उसका पूरा ही हम कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ों को वहाँ पर लेते हैं। तो स्वच्छता मामले में भी जो जोधपुर रेल मंडल है वो प्रथम स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। देश में सबसे अधिक खनिजों की खोज राजस्थान में की जा रही है, क्योंकि अभी भारतीय भूवैज्ञानिक यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में, जो अभी वैज्ञानिक दिवस था अप्रैल के महीने में, तो उसी में उन्होंने जो है 40 महत्वपूर्ण और बड़ी खोज की सूची जारी की है। तो इसमें 40 में से जो 10 हैं वो राजस्थान की हैं। ठीक है, 40 में से जो 10 हैं वो कहाँ की हैं, वो राजस्थान से संबंध रखती हैं। तो इस तरह से 1/4 खोजें देश की जो है खनिज विभाग के क्षेत्र में, वो आपकी राजस्थान में हो रही है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। ठीक है, देश की जीडीपी में, यानी कि राज्य की जीडीपी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, इस बार भी 6000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है खनिजों के माध्यम से, उत्खनन के माध्यम से गवर्नमेंट ने उगाही की है। जियोलॉजिकल सर्वे, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, सन 1851 में जो है इसकी स्थापना की गई थी ब्रिटिशों के द्वारा, और कलकत्ता में जो है इसका प्रारंभिक हेडक्वार्टर खोला गया था। तो वर्तमान में इसकी और भी कई उप केंद्रीय सेंटर हैं देश में, जो लगातार इसी तरह की चीज़ों में, यानी कि जियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित जो अपना रिसर्च है वो करते रहते हैं। बाबूलाल मारोटिया, राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है।
अभी राजस्थान मिनिएचर, अब मिनिएचर से मतलब वही है जो लघु आर्ट है, यानी कि शॉर्ट आर्ट है, जो हैंड आर्ट हैं, उनके लिए जो पुरस्कार से नवाजा जाता है, तो उसमें मिनिएचर का नाम आता है। तो देखिए, ये पुरस्कार के लिए जो एक कसौटी ये भी होती है कि ऐसे व्यक्तियों को नेशनल लेवल का, यानी कि नेशनल लेवल का जो प्राइड है, नेशनल अवार्ड है, वो पहले से मिला गया हो। अगर वो पहले से उस खिताब से नवाजे गए हैं तो उन्हें जो है राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसमें क्या है कि राजस्थान का जो उद्योग विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, इनके द्वारा जो है ये खिताब दिया जाता है और इसमें 1 लाख रुपए की नगद प्रोत्साहन राशि जो है इनाम के रूप में दी जाती है। तो भारत सरकार के जो शिल्प गुरु सम्मान है, उसके साथ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो मंच हैं, उन मंच से भी इसे सम्मानित किया जा चुका है। ये हैं बाबूलाल मारोटिया, ठीक है। शिल्प गुरु सम्मान भी इनको दिया जा चुका है, शिल्प गुरु सम्मान। नेक्स्ट है नो फ्लाइंग जोन। ये थोड़ा सा आप इससे इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। देखिए, अभी राजस्थान से जो पंजाब कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है, पंजाब का मतलब आप मान के चलिए श्रीगंगानगर से संबंधित होगा, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ से संबंधित ये जो स्थान है। हालांकि हनुमानगढ़ का इसमें ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन श्रीगंगानगर वाला जो बॉर्डर का एरिया है, तो वो क्या है कि काफ़ी जो पाकिस्तान से टच होता है, पंजाब से भी सटा हुआ है। तो उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो है केंद्र सरकार द्वारा, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को लिखा भी है, केंद्र सरकार द्वारा नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। यहाँ पर ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा। नशीले पदार्थों के कारण, यानी कि यहाँ पर ड्रग्स का जो है अवैध आवागमन होता है, तो 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में नो फ्लाइंग जोन को जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर इस तरह का कोई भी संदिग्ध ड्रोन या गतिविधि होती है तो वहाँ पर जो है सेना अपना एक्शन जरूर लेगी। राजस्थान बुनकर रत्न अवार्ड, यह है गंगा सिंह गौतम। जैसे अभी हमने बाबूलाल मारोटिया का पढ़ा था, राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार, उसी तरह से राजस्थान बुनकर अवार्ड गंगा सिंह गौतम। तो ये क्या है कि इनका संबंध राजस्थान के दौसा जिले से है और इनको भी जो है 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई है। आगे चलें तो श्रेष्ठ महिला उद्यमी पुरस्कार, ये खंडेलवाल मिनरल्स को दिया गया है। तो इसके लिए भी इनको क्या है, 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई है। ये अलवर जिले में जो है ट्रस्ट, यानी कि ये जो संस्था है, स्थित है। और अभी जैसे कि अपन ने पढ़ा कि हस्तशिल्प बुनकर पुरस्कार और इस तरह से श्रेष्ठ महिला उद्यमी पुरस्कार, तो ये अभी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री के द्वारा इनको गवर्नमेंट, यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा नवाजा गया है, इन चारों को जो अभी हमने पढ़े हैं। मोहन खान, तो मोहन खान का भी निधन हो गया। ये गज़ल गायक थे जो मूलतः सीकर से संबंधित हैं। तो इनका दूसरा नाम है मोइन खान। तो मुंबई में इलाज के दौरान जो है इनका 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और ये मूल रूप से सीकर के निवासी हैं। नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व, यानी कि जो CSR है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो इसमें जिन्होंने अपना काम किया है वो है नंदघर। तो अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की पहल है नंदघर को। तो उन्होंने क्या है, राजस्थान सरकार ने जो इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना के तहत है, ये सर्वश्रेष्ठ CSR अवार्ड है, उससे इन्हें सम्मानित किया है। तो 12 जिलों में जो है, 12 जिलों में और लगभग 1185 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। ये आपको न्यू टाइम्स इंडिया पर भी ये खबर मिल जाएगी। तो वहाँ पर जो है उन आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है नंदघरों में परिवर्तित किया गया है। जहाँ पर नंदघर का मतलब देखिए, आप इस शब्दावली से समझने की कोशिश कीजिए, बच्चे और महिलाओं को जो है उनके समग्र विकास के लिए और उनको मूलभूत आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो खिताब है दिया जाता है। तो नंदघर जो परियोजना है, इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी? वो की गई थी वर्ष 2015 में। और वेदांता एक संस्था है, उसके अध्यक्ष हैं ये अनिल अग्रवाल, जो मैंने आपको शुरू में बताया, अनिल अग्रवाल। तो उन्होंने ही इसकी जो परियोजना है, एक पहल है, परियोजना से ज़्यादा ये पहल है। देखिए, इस पहल की उन्होंने शुरुआत की थी वर्ष 2015 में। आगे बढ़ते हैं। देश का प्रथम सौर ऊर्जा रिसर्च प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर है?
ये आपका आबू रोड में है। आबू रोड यानी कि आप सीकर में जो एक जगह है, और यहाँ पर जो ब्रह्मा कुमारी का सबसे बड़ा एक संस्थान है। तो हाल ही में मोहना दादी जो हैं, उनकी दादी श्री, वो उनकी नई अध्यक्ष के रूप में जो है वहाँ पर उनकी खबर आई थी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हज़ारों लोगों का भोजन इसी पद्धति से बनाया जाता है। तो भारत का पहला और सौर ऊर्जा रिसर्च प्रोजेक्ट आबू रोड में स्थापित किया गया है, और ये ब्रह्मा कुमारी संस्थान में ही स्थापित हुआ है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान जो आर्ट ऑफ लिविंग और जो लोगों को सत्संग और आध्यात्म से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये कहाँ पर है? ये सिरोही जिले में है। खेलोदय राजस्थान की पहली महिला खेल अकादमी होगी, और इसको जयपुर में स्थापित किया जाएगा। और ये महिला खेल अकादमी यानी कि क्रिकेटर्स के लिए, मेन ये महिला क्रिकेटर्स के लिए। तो बेटियों के लिए जो है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में नए आयामों को छूने के लिए इस तरह के नवाचारों को खोला गया है। राज्य का सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर जोधपुर में, तो रिसर्च और नॉलेज से जुड़ी हुई आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, समस्या यानी कि प्रॉब्लम, और उनके सॉल्यूशन के लिए जो है भारत सरकार ने 6 शहरों में जो है सिटी नॉलेज और इनोवेशन क्लस्टर की खोज की है। खोज नहीं, मतलब उनकी स्थापना की है। तो उनको बनाया गया है। तो राजस्थान में जो है वो जोधपुर में है। तो इसका जो नोडल कार्यालय है, यानी कि नोडल एजेंसी एक तरह से क्या है? IIT जोधपुर। पैरा नेशनल वेट लिफ्टिंग, तो भावना शर्मा का संबंध राजस्थान के जयपुर से है, और इन्होंने बेंगलुरु में आयोजित जो है अभी नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, उसमें क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो इसमें 86 kg जो वेट इन्होंने उठाया था, तो उसी में जो है इनको ये खिताब मिला है। आम की नई किस्म की खोज की गई है जिसका नाम है सदाबहार, और इसके खोज करता है श्री कृष्ण सुमन। तो इसमें नियमित तौर पर जो है, मौसम में नहीं, ये साल भर, सदाबहार का मतलब है साल भर जो है आम आएंगे। और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने जो है इसे मान्यता प्रदान की है, इस खोज को। तो इनका संबंध है वो मूलतः कोटा से है, श्री कृष्णा सुमन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? राज्य के 6वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रद्युमन सिंह हैं, और जो वर्तमान में हमारे राज्यपाल हैं गवर्नर श्री कलराज मिश्र। तो इन्होंने जो है अभी वित्त आयोग के गठन की मंजूरी दी है। देखिए, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रीय यानी कि भारत के वित्त आयोग की रचना की जाती है जो अनुच्छेद है हमारा 280 के तहत, उसी तरह से राज्य स्तरीय जो स्थानीय नगर निकाय हैं उनकी वित्तीयन के लिए भी यहाँ पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो सांगानेर से भाजपा विधायक अशोक लाहटी हैं, उनको भी जो है इसका सदस्य बनाया गया है। और ये क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, संवैधानिक संस्था है वित्त आयोग। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य का प्रथम ऑर्गेनिक फार्मर मार्केट, ये है साहब आपका जयपुर में, और पूर्ण रूप से जो है ये ऑर्गेनिक है, यानी कि जैविक उत्पादक युक्त है। तो इसमें क्या है कि 5000 महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता से हैंडमेड प्रोडक्ट बनाए गए हैं। हैंडमेड यानी कि जो हाथ से बनाए जाने वाले उत्पादों को बनाया गया है। और ये क्या है कि भारतीय जैविक उत्पादक संघ है, उसके सौजन्य से अपन बोलते हैं ना, उनके द्वारा जो है इसकी अगुवाई में मार्केट को खोला गया है। और इसमें क्या है कि किसान सीधे अपने फल होते हैं और सब्जियां होती हैं। आजकल जैसे एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चिंताओं को लेकर के जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी क्या है कि एनवायरनमेंट यानी कि जो जैविक सब्जियां हैं, ऑर्गेनिक फूड हैं, उनको खाना, उनको इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो निकट समय में जो इनका स्कोप है वो काफ़ी अच्छा है। वर्तमान में सर्वाधिक गांव जो है वो कहाँ पर है? वो बाड़मेर में है। और इन गांवों की जो संख्या है, देखिए बाड़मेर में 3109 पहुँच गई है वर्तमान में। और पहले ये 2001 में, आज से लगभग 20 साल पहले, ये लगभग 1687 थी। तो सबसे ज़्यादा जो गांव थे वो श्रीगंगानगर में थे, लेकिन अब इसका रिकॉर्ड तोड़ के बाड़मेर जो है फर्स्ट रैंक पे आ गया सर्वाधिक गांवों के क्षेत्र में।
रन फॉर राजस्थान। तो ये क्या है कि एक मशाल दौड़ है, ठीक है। तो ये कहाँ पर आयोजित की, नागौर में आयोजित की गई। और अभी 30 मार्च यानी कि जिस दिन हमारे जो वृहत राजस्थान का एक वो हुआ था, वृहत राजस्थान के चौथे चरण का जो एकीकरण हुआ था, इसमें 30 मार्च सन 1949 ये वही दिन है। तो यहाँ पर जो है मशाल दौड़ का आयोजन किया गया। और आपको पता होना चाहिए कि वृहत राजस्थान जो है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, यहाँ पर इन चार, जब चौथे चरण में 30 मार्च 1949 में इन चारों जो रियासत होती थी उनको एकीकरण कर दिया गया। और इसके पी सत्यनारायण राव समिति की अनुशंसाओं के आधार पर राजधानी है वो किसे बनाया गया, वो जयपुर को बनाया गया। तो देखिए एकीकरण आप अच्छे से पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान का एकीकरण प्री और मेंस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे, हीरालाल शास्त्री। और उद्घाटनकर्ता कौन थे, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और इसके महाराज प्रमुख कौन थे इस वक्त, राज प्रमुख, जिन्हें हम जयपुर के महाराजा मानसिंह के रूप में जानते हैं। तो सारी चीज़ें थी। देखिए तो अभी वर्तमान में नागौर के जो कलेक्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सोनी, देखिए जितेंद्र सोनी झालावाड़ में भी डीएम रहे हैं और ये चर्चा में आए थे। इन्होंने चरण पादुका अभियान है उसकी अगुवाई की थी। तो अभी इन्होंने जो है उजास अभियान का आगाज़ किया है। और ये यही है कि कल्याणकारी योजनाएं जिन स्कूलों में लाइटिंग नहीं होती, गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ पर प्रकाश या विद्युत की वो है संकट है, वहाँ पर इन्होंने जो है एक बीड़ा उठाया ताकि उनको सबको विद्युत कवरेज से जोड़ा जा सके। तो ये क्वेश्चन जो है इसे भी आप टिक कीजिए। प्रथम महिला वंशावली वंशवल्लरी की रचना चैतन्य गोस्वामी, ठीक है। तो देखिए अब तक हम जितनी वंशावलियाँ और ये पढ़ते हैं वो सब क्या पुरुषों के लिए तो बनती आ रही हैं, लेकिन महिलाओं के लिए पहली बार इस तरह का एक अनोखा नवाचार जो है चैतन्य गोस्वामी द्वारा किया गया है। तो इसमें 10 पीढ़ियों का जो है इतिहास को बताया जाएगा, 10 पीढ़ियों का इतिहास इसमें बताया जाएगा। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, उत्तर देशीय दक्षिणात्य तेलंग ब्राह्मण है ये चैतन्य गोस्वामी। तो उनकी संस्था के जो जुड़े हुए हैं, तो वंशवल्लरी इन्होंने इसकी रचना की है। नेक्स्ट देखते हैं अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद पार्क की स्थापना की जाएगी। देखिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ये भी एसीएफ की परीक्षा में आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं है। तो कोटा है, उदयपुर है, आपका जयपुर है और आपका अजमेर है, ठीक है। अब इसमें जोधपुर भी दिया जा सकता है और आपको बीकानेर भी दिया जा सकता है, लेकिन ये सब गलत है। तो ये 4 हमारे शहर हैं राजस्थान के जो स्मार्ट सिटी में हुए हैं। पूरे देश में तो देखिए 100 हैं। जो फर्स्ट रैंक पे बात करें तो भुवनेश्वर है, यानी सबसे पहले स्मार्ट सिटी के लिए उसका चयन किया गया, उड़ीसा। और 100वें रैंक पर जो है मेघालय की राजधानी शिलोंग में है। आप इसे और कंफर्म कीजिए। तो उसी तरह से जैसे कोटा शहर है उसको भी क्या है कि एक नए तरह से प्रोजेक्ट के रूप में बनाया जा रहा है। ऑक्सीजन पार्क यहाँ पर है, ठीक है। अभी सिंगापुर मॉडल के आधार पर, भूटान मॉडल के आधार पर यहाँ पर जो है ट्रैफिक लाइट फ्री जो है पूरे शहर में जो है आप जाएंगे कोटा में तो जगह जगह जो है फ्लाईओवर बन रहे हैं, हर 1 किलोमीटर पे फ्लाईओवर बन रहे हैं। इतना ज़बरदस्त जो है डेवलप हो रहा है सिटी का कि मतलब आने वाले 2 साल में बिल्कुल काया पलट जाएगी कोटा की। कैटल फ्री सिटी, यानी कि आवारा मवेशी नहीं घूमेंगे वहाँ पर। तो इस तरह से उत्तरी भारत की सबसे बड़ी और आधुनिक डेयरी, उत्तरी भारत की सबसे बड़ी और आधुनिक डेयरी तो यह है अपनी अजमेर डेयरी। तो अजमेर डेयरी की जो स्थापना है, देखिए उसमें सबसे ज़्यादा एक तो स्वचालित ऑटोमेटिक मशीन है। इतनी किसी भी पूरे देश में जितनी भी हमारी डेयरियां हैं वर्तमान में आधुनिकता से खुल रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑटोमेटिक मशीन है वो अजमेर डेयरी में है। और वाइट बटर है यहाँ पर बनाया जाता है, वाइट बटर। तो पूरी तरह से ये क्या है कि ग्रीन एनर्जी पर आधारित है। तो बस यही है, उत्तरी भारत की सबसे बड़ी और आधुनिक डेयरी क्यों है, अजमेर डेयरी।
देश का प्रथम वर्चुअल रियलिस्टिक गेम ये रजत ओझा द्वारा बनाया गया है और इनका जो जोधपुर से ये संबंध रखते हैं राजस्थान के। तो स्पीडी गेम सेवेज जो है इनका काफ़ी ज़्यादा, स्पीडी गन सेवेज ये इनका गेम था, इनके गेम का नाम है, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। और रजत ओझा हैं जो इस वक्त लॉकडाउन के टाइम पर जो मनोरंजन के लिए उन्होंने एक विकल्प दिया है लोगों के लिए, तो इसलिए इनका नाम सुर्खियों में है। कैंसर दवा हेतु यूएसए द्वारा पेटेंट अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है साहब रमेश रलिया को। तो रमेश रलिया भी जो हैं जोधपुर से हैं, ठीक है। और इनका जो ये जो दवाई है ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट इन्होंने बनाया है नैनो टेक्नोलॉजी से, नैनो कैल्शियम कार्बोनेट इन्होंने बनाया है जो इस बीमारी में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। और ये इनकी एक संस्था है यूएसए की, कौन सी? ऑफिस ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। तो इस संस्था ने जो है इनको ये अवार्ड दिया है। ये संस्था का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है, तो अमेरिका की संस्था है। तो उन्होंने इस खिताब से डॉक्टर रमेश रलिया को नवाजा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राज्य सरकार द्वारा 2024 में राज्य निधि से पूर्ण होने वाली परियोजनाओं में कौन सी परियोजना है? तो यह है ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना, ठीक है। हालांकि सवाई माधोपुर में जो है इस पर बांध है और बनास नदी जो है, बनास नदी के ऊपर ही जो है ये ईसरदा हम देखते हैं। ईसरदा क्या है? एक बांध है, ठीक है। तो इसमें लगभग 1250 गांव हैं जो इसमें कवर होंगे। ये इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक सर्वेक्षण, उसमें ये डाटा दिया है 1256, मुझे जहाँ तक याद है 1256 गांव। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो विदेशी बैंक हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक है और एशिया डेवलपमेंट बैंक है, एडीबी, इस तरह की जो संस्थाएं हैं वो इसमें अपना योगदान दे रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सीएम निधि से आपातकालीन परिस्थितियों में कलेक्टर द्वारा खर्च की गई खर्च निधि मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना। तो अब तक जो पैसे आते थे वो क्या है कि सचिवालय के थ्रू उनका प्रयोग किया जाता था। उसका संचालन कौन करता था? सेक्रेटेरिएट सचिवालय उनका संचालन करता था। और वो भी कौन सी परिस्थिति में? प्राकृतिक आपदा में बाढ़ है, सुनामी है और सूखा है, पानी की अति कमी हो जाए तो है। तो देखिए अब ये जो है ये किसे दिया गया है? ये कलेक्टर्स को दिया गया है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के डीएम को दिया गया है। और राशि की मात्रा होगी 1 करोड़ रुपए प्रति कलेक्टर, यानी कि 33 जिले हैं तो 33 कलेक्टर हैं हमारे पास में 33 डिस्ट्रिक्ट में, 33 क्या है? डीएम हैं। तो वहाँ पर 33 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इस काम के लिए जो है जारी किए हैं, जो काम पहले सेक्रेटरीट करता था। अंबेडकर समाज सेवा पुरस्कार 2021 AR खान को ये जो खिताब है दिया गया है। देखिए समाज न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जो है इस तरह की मुहिम चलाई गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ये जो मुहिम है ये चलाई गई है। और 1951 और 52 में पिछड़ा वर्ग आयोग, इसे आयोग नहीं, इसे विभाग कहना ज़्यादा उचित होगा, विभाग की स्थापना हुई थी। फिर बाद में देखिए 1956 और 57 में, यानी 5 साल बाद में इसका नाम सामाजिक कल्याण विभाग कर दिया गया। और वर्तमान में वर्ष 2007 से ये जो है सामाजिक न्याय, वर्ष 2007 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड राइट डिपार्टमेंट। आगे बढ़े। 68वीं राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान जो है उसे कांस्य पदक मिला है। तो अयोध्या में जो है ये आयोजित की गई थी और इसमें पहला अवार्ड है वो किसे मिला है? वो रेलवे को मिला है, भारतीय रेलवे को। दूसरा सर्विसेज को मिला है और तीसरा अवार्ड है वो कांस्य पदक वो किसे मिला है? 3rd रैंक पर राजस्थान को, ठीक है। तो इसमें राजस्थान के साथ महाराष्ट्र भी है। तो कबड्डी जो कबड्डी अकादमी है वो राजस्थान के किस जिले में है? करौली जिले में है, ठीक है। तो अपने कुछ प्लेयर्स हैं जैसे कि मांगी चौधरी है और अपने
साधना टोमड़ा हैं, इसके अलावा नवनीत गौतम, इनके नाम मुख्य रूप से जाने जाते हैं। संस्कृत व्याकरण में गोल्ड मेडल, इसको भी आप इम्पोर्टेंट टिक कीजिए क्योंकि क्वेश्चन बना है तो इसकी प्रासंगिकता भी है। तो देखिए जगत गुरु रामानंदाचार्य एक यूनिवर्सिटी है संस्कृत की, जयपुर में ही है। तो वहाँ पर अस्मत परवीन एक जो हमारा राजस्थान है उसकी पहली मुस्लिम युवती है जिन्होंने इस किताब को अपने नाम किया है। तो इनकी मार्कशीट भी देखिए मैंने जो है यहाँ पर ली है। तो जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? ये भाकरौड़ा, जयपुर राजस्थान में ही स्थित है। और देखिए इनकी मार्कशीट है यहाँ पर। तो इनको जो मार्क्स मिले हैं 593 मार्क्स मिले हैं, इनसे जो नीचे आए हैं, और फर्स्ट रैंक मिली है 672 मार्क्स, अस्मत परवीन शिरवानी। ठीक है, तो आप इमेज में भी इन्हें देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले हमने करंट अफेयर में आपको एक चीज़ क्लियर करवाई थी कि ये जो संस्थान है जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, इसकी वाइस चांसलर कौन है? अनुला मौर्य हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अनुला मौर्य को अभी 2 पुरस्कार मिले हैं। एक तो कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय असाधारण महिला पुरस्कार, असाधारण महिला पुरस्कार, ये वर्ष 2019 से है। और एक मिला है साहब इन्हें इंटरनेशनल एजुकेशन अवार्ड, ये भी इंटरनेशनल लेवल का है, इंटरनेशनल एजुकेशन अवार्ड वर्ष 2020। तो ये 2 बड़े बड़े खिताब हैं जो इनको मिले हैं। तो इसकी यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वो फरवरी 2001 में की गई है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिन्हें आप अपने साथ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो देखिए एक ही है लेकिन हमने फैक्ट इतने सारे देख लिए कि मतलब 5 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर इंटरनेशनल संस्थान के जो निदेशक हैं वो डॉक्टर रश्मि सारस्वत को नियुक्त किया गया है। और ये जो चीज़ है महावीर इंटरनेशनल संस्थान, ये एक एनजीओ है, ठीक है ना, जो 1975 से महिला और बच्चों के विकास के लिए जो है ये सोसाइटी में अच्छा काम करने के लिए फेमस है। ये क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जैन समाज इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे है आज भी, शुरू से ही माइक्रो कम्युनिटी होने के बावजूद। पुलिस वीरता सम्मान, पुलिस वीरता पुरस्कार 2021, तो ये मिला है राजेंद्र सिंह को। और इनका जो कारनामा है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सली अटैक हुआ था उसमें इन्होंने 3 नक्सलाइट को ढेर किया था। ठीक है, तो ये राजस्थान से ही हैं। और वीरता हेतु इनको जो है माननीय राष्ट्रपति कोविंद जी द्वारा, रामनाथ कोविंद द्वारा ये पुरस्कार इनको दिया गया है। तो कोविड के चलते देखिए आमतौर पर ये पुरस्कार 26 जनवरी को दिया जाता है, लेकिन ये अभी अप्रैल महीने में दिया गया है क्योंकि जनवरी के महीने में जो है वहाँ पर परिस्थितियाँ सामान्य नहीं थी। तो 2018 में एक हादसा हुआ था छत्तीसगढ़ में, नक्सली अटैक, जिसमें काफ़ी जवान शहीद हुए थे। तो इन्होंने भी 3 को जो है निपटा दिया था। तो राजेंद्र सिंह जो हैं ये अलवर से संबंधित हैं और सीआरपीएफ में, सेंट्रल रिजर्व फोर्स पुलिस फोर्स, तो वहाँ पर ही क्या है? सहायक यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट हैं। रीको के निदेशक सीताराम अग्रवाल, अभी हाल ही में रीको के स्वतंत्र प्रभार के रूप में सीताराम अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। देखिए रीको के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि सबसे पहले सन 1969 में तो एक राजस्थान राज्य उद्योग और खनन विभाग को जो है स्थापना की गई थी। फिर बाद में खनन विभाग को अलग कर दिया गया 1980 में और रीको को बना दिया गया। ठीक है ना। तो रीको की स्थापना सन 1980 में हुई थी, लेकिन जो रीको की मूल संस्था है, पेरेंट कंपनी है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्री एंड माइनिंग डेवलपमेंट लिमिटेड। तो ये जो संस्था है ये 1969 में बनी थी। और मैं आपको बता दूं कि रीको है ये बहुत ज़्यादा काम कर रही है हमारे राज्य में। एक तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसके अलावा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसके अलावा ये लोग जो फूड पार्क हैं उनके लिए भी यही कार्य करती है। और कॉरिडोर में जितना भी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है वो रीको के माध्यम से ही होता है। अर्जुन मार्क 1 अल्फा का सफल परीक्षण हुआ है। तो पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर में है। ठीक है, तो अर्जुन देखिए टैंक है जो वर्ष 2004 में जो है सेना में शामिल किया गया था और तब से लेकर अब तक इसमें जो इसके अपडेट वेरिएंट हैं, अपडेट वर्जन है या इसके अपडेट वेरिएंट कहिए, उन पर काम किया जाता है हमेशा। तो इसका जो वर्जन एडवांसमेंट है उस पर काम हमेशा चलता रहता है। तो ये मेनली DRDO
और इंडियन आर्मी का जॉइंट वो है इनोवेशन। तो इसकी वो क्या है, एक तो एंटी टैंक मिसाइल होती है ना, उनसे ये प्रभावित रहता है, मतलब रडार में आसानी से नहीं आ सकता। केमिकल और बायोलॉजिकल जो अटैक हैं वो इस पर काम नहीं करते, यानी कि इसके अंदर जो सैनिक रहेंगे उनकी जान माल की सुरक्षा को ये काफ़ी ज़्यादा सुनिश्चित करता है। और अपने टारगेट को ढूंढ सकने में और उसको हिट करने में सक्षम है। ठीक है, ये मतलब एक्यूरेसी पे काम करता है, कहने का मतलब ये है। तो अर्जुन मार्क 1 अल्फ़ा, जो इसका नया वेरिएंट आया वो अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है। तो आपसे पूछा जाए तो आपको बोलना है अल्फ़ा। मतलब छोटी मोटी चीज़ें, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएगा, इसमें बहुत कम चांस है कि आपसे वो 2 नंबर में पूछे। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपको बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया नहीं है तो फिर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस राजस्थान फ्रॉम होम, तो यह है साहब आपका पर्यटन हेतु राज्य की पहल है, ताकि लोग अपने एक्सपीरियंस को, जहाँ पर वो घूमने गए थे वहाँ के फ़ोटो और वीडियो और अपनी खुद की बातों को एक ब्लॉग के रूप में शेयर कर सकें, ताकि क्या है कि विदेशी जो पर्यटन है वो इससे प्रभावित हो, विदेशी पर्यटन इससे प्रभावित हो। अब जैसे गलता मंदिर है, वहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा है, तो मंदिर के अलावा वो जो बंदर है ना वो भी मतलब केंद्र बने हुए हैं। डिस्कवरी चैनल में उसकी डॉक्यूमेंट्री को कई बार दिखा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का प्रथम ऑक्सीजन सेंटर साहब ये कोटा में बनेगा, और हेल्पलाइन नंबर भी इसके जो हैं दिए हुए हैं। हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मैंने सिर्फ अवेयरनेस के लिए आपको यहाँ पर लिख दिए वेबसाइट से देख करके। तो कोटा जो है यहाँ पर इस तरह के पूरे देश में 50 सेंटर खोले जाएंगे, क्योंकि अभी ऑक्सीजन की बहुत भारी मात्रा में कमी आ गई, जिसके कारण कई मौतें हो चुकी हैं। तो जो सऊदी अरेबिया है तो वहाँ के प्रिंस से भी जो है गवर्नमेंट ने अनुबंध करके बहुत सारा, यानी कि 80 मीट्रिक टन, बहुत ज़्यादा जो बड़ी मात्रा है ऑक्सीजन की वो मंगवाई है और आ चुकी है देश में। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक रोचक खबर है इस पूरे मुश्किल के माहौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना और जनसंपर्क विभाग का एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी दिया गया है। तो ये दिया गया है साहब राजकुमार पारिक को। राजकुमार पारिक, देखिए ये जो दिया गया है 21 अप्रैल को दिया गया है। तो इसी दिन सूचना जनसंपर्क विभाग का दिवस भी है और इसी दिन सिविल सर्विस डे भी होता है। ठीक है ना, प्रशासनिक सेवा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। और सरदार पटेल ने जो पहला ग्रुप था वो भी 21 अप्रैल को ही इंट्रोड्यूस किया था, आईएएस का जो पहला ग्रुप था देश में। तो देखिए सूचना जनसंपर्क कार्यालय झुंझुनू, क्योंकि ये इनका संबंध है वो कहाँ से है, वो झुंझुनू से है। तो बुधवार को विश्व जनसंपर्क दिवस मनाया गया हाल ही में, और जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु सिंह ने बताया कि कोरोना के चलते बेहद संक्षेप में हुए इस कार्यक्रम में कार्यालय स्टाफ ने कोरोना काल में जनसंपर्क विभाग और मीडिया के योगदान पर चर्चा की। और इसी में जो है सेवानिवृत्त सहायक निदेशक और झुंझुनू में 15 वर्ष से अधिक समय पर बिताने वाले, अपनी सेवाएं देने वाले राजकुमार पारिक को विभाग की तरफ से जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने की घोषणा हुई। तो लॉकडाउन खुलने और हालात नियंत्रण आने के बाद में ये समारोह पूर्वक, यानी कि बड़ा आयोजन करके इसे दिया जाएगा। तो हिमांशु सिंह ने बताया कि उनके लेखन मीडिया के क्षेत्र में अहम योगदान को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। तो कलेक्टर हैं उमरदीन खान, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर इस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रशासन की बात जनता तक पहुंचाने और तकलीफें जो है मीडिया के माध्यम से हल करने के लिए एक तरह का अहम योगदान दिया है। तो उसके लिए उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा सराहा है। तो इस मौके पर जो विभाग के कर्मचारी सागरमल गुर्जर, ज्ञारतीलाल, साजिद भाटी आदि मौजूद रहे। तो ये इनकी प्रमुख बातें हैं, तो आप इसे भी इम्पोर्टेंट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के माउंटेन मैन कहे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, जैसे कि हमने एक माउंटेन मैन मांझी एक मूवी देखी थी, जो बिहार का किरदार है, जो व्यक्ति एक पहाड़ को काट करके रास्ता बनाते हैं, क्योंकि उनके साथ एक बड़ा विभत्स हादसा हुआ था कि सड़क परिवहन सुलभ न होने के कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी बीमारी में, क्योंकि उन्हें समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाई। उसके पर एक मूवी बनी है और मैं आपको ये बात भी मूवी के आधार पर ही बता रहा हूँ। तो इसी तरह का एक नया जो हमारे राजस्थान के माउंटेन मैन कहे जाते हैं वो सोहन सिंह। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि सोहन सिंह माउंटेन मैन कहे जाने के पीछे मकसद यही है कि छैनी हथौड़े से लेकर के छैनी
हथौड़े की सहायता से जो हैं ये सोहन सिंह, इन्होंने जो है पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया है, पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया है। जो रास्ता पहले 55 किलोमीटर का हुआ करता था, अब वर्तमान में वो रास्ता 15 किलोमीटर का रहकर हो गया है। तो अजमेर से हैं ये, अजमेर के ब्यावर से ये बिलोंग करते हैं। सोहन सिंह नाम है और ये एक श्रमिक व्यक्ति हैं और बहुत कम आयु में इनके माता पिता जो हैं वो चल बसे थे। तो एक तरह से इन्होंने अनाथों की तरह जीवन जिया और संघर्ष के साथ में एक आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्होंने बहुत बड़ा एक ऐसा मील का पत्थर जो है वो बनाया कि बहुत लोग इनसे प्रेरणा लेंगे। तो गांव के बीच में एक जो जलाशय था, वहाँ पर क्या एक बड़ी सी पहाड़ी थी, उस पहाड़ी को इन्होंने काटा ताकि वो पानी तक जो गांव के लोगों की कनेक्टिविटी है वो आसान हो सके। तो उस पहाड़ी को उन्होंने छेनी हथौड़े से काट करके आसान बना दिया। फिर वो रास्ता जो है कहीं ना कहीं आगे और जो शहर की सड़क है उससे भी कनेक्ट हो गया। तो इनका नाम जो है इस बारे में महत्वपूर्ण है। तो अजमेर ब्यावर से संबंध रखने वाले सोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ऑक्सीजन प्लांट अभी बनाएगी वर्तमान में, क्योंकि कोविड से जो प्रॉब्लम हुई थी, ऑक्सीजन की कमी की किल्लत, ये सारी चीज़ें इनको ध्यान में रखते हुए जो इस तरह के अब बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं वो काम करेंगे। तो राजसमंद में देखिए ऑक्सीजन प्लांट जो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा। तो हिंदुस्तान जिंक की आपको पता होना चाहिए 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो है उदयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। SDG सूचकांक, यह है सतत विकास सूचकांक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में राजस्थान का प्रथम जिला है। राजस्थान का प्रथम जिला है वो कोटा है। देखिए अभी नीति आयोग ने पूरे देश के सभी राज्यों का जो है निकाला है। तो फ्रेंड्स उसमें राजस्थान की जो स्थिति है वो बहुत ही पुअर है, मतलब 24वां स्थान है पूरे 28 राज्यों में। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के जो है लद्दाख अलग होने के बाद में उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। उसके बाद में जो है वो 29 से जो हमारे स्टेट हुआ करते थे पहले 29, वो अब 28 रह गए हैं। 29वां तेलंगाना बना था, लेकिन तेलंगाना तो अब है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर का जैसे कि धारा 370 हटी तो उसके बाद में राज्य जो है वो 28 रह गए हैं। तो उसमें जो राजस्थान का स्थान है वो 24वां, ये काफ़ी चौंकाने वाला जो है मामला है। लेकिन अगर जिले के हिसाब से हम वरीयता सूची की बात करें तो इसमें कोटा प्रथम है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको बता दूं SDG सूचकांक ऐसे मानक हैं जो कहीं ना कहीं जो सतत विकास के लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। पहले ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हुआ करते थे, बाद में वर्ष 2015 में जो है जापान में एक सेंडाई फ्रेमवर्क के दौरान UNO संस्था के नेतृत्व में ये तय हुआ कि अब इन्हें जो है सतत विकास सूचकांक को 17 लक्ष्य के साथ में और 169 उद्देश्यों के साथ में जो है आगे की रूपरेखा बना करके प्राप्त किया जाएगा, जिसमें जो समय है वो 2030 तक इन्हें प्राप्त करने का है वैश्विक समुदाय के द्वारा। तो फर्स्ट पर तो केरल है और 24 पर राजस्थान है, लेकिन यहाँ पर हम जिलों की बात कर रहे हैं तो इसमें कोटा नंबर 1 पर है। और SDG 2.0 के नाम से इसे 2.0 के नाम से इसे जाना जाता है। 2015 में सबसे पहले लॉन्च हुए थे, कहाँ पर, जापान में। क्या बोला जाता है उसे, सेंडाई फ्रेमवर्क। ये एनवायरनमेंट में आपको जो मैम हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया होगा। तो इन चीज़ों को आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं। 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, जहाँ पर सतत विकास सूचकांक के मानकों का निर्धारण किया गया था वर्ष 2015 में। जापान में है ये जगह, जिसमें 17 लक्ष्य और 169 उद्देश्यों को जो है मानक बता करके निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के थानों में गठित महिला टीम, इसका नाम क्या है, सुरक्षा सखी। अब देखिए नाम को तो किसी भी तरह से ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो, सुरक्षा सखी या मेरी सखी या महिला सखी या फिर महिला सुरक्षा बटालियन, कुछ भी दिया जा सकता है। तो आपको नाम पता होना चाहिए सुरक्षा सखी। तो इनका जो नारा है वो क्या है, इनका नारा है सेवार्थ कटिबद्धता। ये भी करंट अफेयर की न्यूज़ है तो इसे भी अपन जो है देखेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए और ये क्वेश्चन आ सकता है। एक तो वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, बेस्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन इन द कंट्री।
यानी कि सबसे बढ़िया जो वन्य जीव स्थल है उसमें किस स्थान को पूरे देश में सबसे अच्छा माना गया है, तो वो है अपनी रणथंभौर सवाई माधोपुर की सेंचुरी। तो रणथंभौर के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए कि 1 नवंबर 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। और सबसे छोटी बाघ परियोजना भी जो है उसके रूप में यहाँ जाना जाता है। अप्रैल 1973 में जो है शुरू की गई थी टाइगर प्रोजेक्ट के तहत। तो ये एक तरह से राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी है। तो यहाँ पर ये छोटी सी जानकारी है जो मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करवा दिया। बाकी बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन इन द कंट्री वो रणथंभौर सेंचुरी है। और ये जो पूरा सर्वे था ये किसके द्वारा कराया गया, इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा करवाया गया है। पूरी दुनिया में जो है ये संस्था सक्रिय है और इस तरह की जो वो हैं जितने भी कीवर्ड है उन्हें आप इस तरह लिखते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुसुम योजना के तहत राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगाया जाएगा, जयपुर कोटपुतली में। तो देखिए ये गांव है यहाँ पर भालोजी गांव, वहाँ पर जो है ये सुर्खियों में आया वर्तमान में। कुसुम से आप जानते होंगे कृषि ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महा योजना, तो ये हो गया आपका कुसुम, ठीक है, KUSUM कुसुम हो गया आपका। तो इसमें क्या है कि जो भी सोलर पंप दिए जाएंगे, देखिए ये वर्ष 2009 की एक योजना है जो पूरे देश में काफ़ी अच्छी तरह से लागू हुई है। और इसमें जो है रूरल इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये इसकी नोडल एजेंसी है। ये जो योजना है इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, रूरल इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसकी नोडल एजेंसी। देखिए इस तरह की जो नॉलेज है ना जो मैं आपको देता हूँ ये आपको परेशान करने के लिए नहीं है, ये इसलिए है ताकि आप किसी भी एग्जाम में जाओ और अगर आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए तो बेस्ट ऑफ द पॉसिबल वे में आप वहाँ पर गैस भी करो ना तो वो आपका सही निकले। और पढ़ाई अगर आप इस तरह से करोगे तो गैस आंसर जो भी आप वहाँ पर बबल भरोगे उसके सही निकलने की जो प्रायिकता है वो बढ़ जाएगी। तो इसमें प्रावधान क्या है कि आपको सोलर पंप दिए जाएंगे जो सौर ऊर्जा से संचालित हों कृषि के खेती बाड़ी करने के लिए। उसमें गवर्नमेंट दे रही है 60% सब्सिडी, 30% दे रहे हैं बैंक, है ना, और 10% जो है किसान को स्वयं उसका वहन करना है। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम हमारे राजस्थान में इसके लिए वो है नोडल एजेंसी, ठीक है। हमारे राजस्थान में जो इसके लिए नोडल एजेंसी है वो क्या है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। फिट एंड ग्लैम मिसेज राजस्थान 2021 का जो खिताब मिला है वो दीप्ति चनारिया को मिला है। ये अजमेर से बिलोंग करती हैं और ये जो आयोजन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, ये जोधपुर में हुआ था। दीप्ति चिनारिया, केवल आप ये नाम याद रखिए, ये अजमेर से हैं, इसे आप इंपॉर्टेंट भी टिक लगा लीजिए। महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है उसको इंपॉर्टेंट टिक लगा के ही चलना है, चाहे मैं बताऊं या ना बताऊं। सिमको वैगन फैक्ट्री ये भरतपुर में है और मालगाड़ी बनाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जाता है, मालगाड़ी बनाने का काम। तो इसके बाद में इस वर्ष के बाद में जो है इसको ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर डिफेंस शेल्टर भी बनाए जाएंगे, यानी कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो केवल सेना के लिए होते हैं और उनमें जो भी हम मशीनरी सप्लाई करेंगे हमारी सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर की करेगी तो वो उसमें डिफेंस शेल्टर भी बनाएगी। तो सिमको वैगन फैक्ट्री है, देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी 1957 में हुई थी, बहुत पुरानी है, लगभग 6 दशक से ज़्यादा इसको समय हो गया है। तो ये मालगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं, कोचेस होते हैं, वो बनाने का कार्य करती है। जो कंटेनर होता है ना एक तरह से, देखिए कंटेनर वही है जो डॉक्स पर उतरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस वीरता पुरस्कार 2021 ये है राजेंद्र को मिला है और यहाँ पर जो राजेंद्र हैं ये CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट, सहायक जो पुलिस बल उसमें होता है उसके पद पर ये तैनात है, CRPF। तो इस तरह से भारत सरकार देखिए इस तरह के नवाचार करती है, जिसमें गृह मंत्रालय है, अपना केंद्रीय गृह मंत्रालय है, उनके द्वारा जो है ये वीरता पुरस्कार है इसका वितरण किया जाता है। तो पुलिस और अर्धसैनिक बलों को दिया जाता है, एक तो पुलिस को दिया जाता है और किसे दिया जाता है, जो पैरा मिलिट्री फोर्स है, चाहे उसमें आपके CRPF हों, चाहे आपके ITBT हों, चाहे आपके SSB हों सीमा सुरक्षा बल, या आपके CISF हों। तो जो सबसे ज़्यादा
चीज़ों को फेस करती है वो सीआरपीएफ ही है। नक्सलाइट जो प्रॉब्लम है उनको यही डील करते हैं छत्तीसगढ़ और इस तरह की जगह पर। तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा जो है इस तरह के ये प्राइज़ हैं इनको दिया जाता है। तो देखिए ये 26 जनवरी को होता है हर साल, लेकिन कोविड की वजह से जो इस बार ये अप्रैल में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो 9 अप्रैल को दिए गए थे सारे पुरस्कार। तो राजेंद्र जो हैं ये राजस्थान के अलवर से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं है, और भी स्टेट से काफ़ी जाबाज लोगों को दिया गया होगा। तो इन्होंने क्या किया कि 28 मई वर्ष 2018 में नक्सलाइट अटैक में इन्होंने काउंटर अटैक किया था। तो ये असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात हैं और छत्तीसगढ़ में इन्होंने बड़ी बहादुरी से अपना कर्तव्य दिखाते हुए 3 नक्सलियों को जो है शूट किया था। वो भी काउंटर अटैक में थे और इनके काफ़ी सेना के जो जवान हैं वो भी शहीद हुए थे। तो उसमें इन्होंने वीरता का परिचय देते हुए जो है नेतृत्व किया और जो हालात थे उनको वहाँ पर काबू में किया। तो राजेंद्र जो अलवर से हैं इनके बारे में पुलिस वीरता पुरस्कार वर्ष 2021 इनको दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मेरा गांव मेरा वार्ड। शुरू से सुनिए साहब, मेरा वार्ड, मेरा गांव और मेरा जिला, ये कोरोना मुक्त अभियान है। तो ये कहाँ पर शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है डूंगरपुर जिले में। और किसके द्वारा? ये वहाँ के जो कलेक्टर हैं श्री सुरेश ओला के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया है। तो पॉजिटिव केस होता है तो क्योंकि कोरोना की जो 2.0 लहर आई है, दूसरी लहर आई है, पिछले साल आई थी और एक वर्ष 2021 में जो इस साल आई है, तो इसमें क्या होता है जो पॉजिटिव केस होते हैं उनकी स्थिति में जब ऐसी कोई केस आपके सामने आता है तो डोर टू डोर सर्वे कराने के लिए बोला जाता है और डॉक्टरी जो सेवाएं हैं वो घर पर ही आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। तो चिकित्सक आपके द्वार, ये भी एक इसी तरह का नवाचार है, चिकित्सक आपके द्वार। अगर आपको किसी तरह के सिम्पटम हैं और तकलीफ हो रही है तो डॉक्टर आपके घर पे आके आपका इलाज करेगा। ये डूंगरपुर के जो डीएम साहब हैं सुरेश ओला, इनका नवाचार है। कुछ और भी अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जैसे मैं आपको बताऊं डॉक्टर जितेंद्र सोनी जो वर्तमान में नागौर जिले में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और झालावाड़ में भी रहे थे तो उन्होंने चरण पादुका अभियान चलाया था। जालौर में भी उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए, प्रधानमंत्री पुरस्कार भी उनको दिया गया। तो उनके बारे में जो मुख्य बातें हैं, एक इंद्रजीत सिंह भी हैं, अलवर में रहे थे, उन्होंने चुनाव के दौरान पर काफ़ी जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे एक ऐप चलाया था जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं मतदाताओं को मोटिवेट किया डिजिटलाइजेशन के लिए और उसमें जो जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो डोर टू डोर सर्वे कराया जाएगा इसमें पॉजिटिव आने पर, मेरा वार्ड, मेरा गांव और मेरा जिला कोरोना मुक्त अभियान। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसमें हो सकता है कि आपको डॉक्टर जितेंद्र सोनी का भी एक उदाहरण यानी कि वो ऑप्शन में देखने को मिले, तो सुरेश ओला। नेक्स्ट देखते हैं, जम्मू कश्मीर के सरपंच प्रशिक्षण हेतु आएंगे। देखिए अब जम्मू कश्मीर जो है उसकी संवैधानिक स्थिति बदल चुकी है। धारा 370 हटने के बाद में पंचायती राज जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, पंचायती राज की 3 स्तरीय जो व्यवस्था है उसका उनको अवलोकन कराना जरूरी है, क्योंकि वहां पर भी जो है सरपंचों को ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसमें उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो वो भीलवाड़ा आएंगे, भीलवाड़ा में आकर के वो प्रशिक्षण लेंगे और उस प्रशिक्षण से जो है वो वहाँ पर काम करेंगे। तो जहाजपुर ग्राम पंचायत है, जहाजपुर एक कस्बा है और वहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम है शक्करगढ़ी। ठीक है, तो शक्करगढ़ी में जो वो वहाँ पर ग्राम पंचायत में वहाँ के एक सरपंच हैं, पूर्व सरपंच हैं जिनका नाम है किशोर कुमार शर्मा। देखिए इनके जो जीवन के अनुभव हैं, क्योंकि ये पूर्व सरपंच रहे हैं और काफ़ी समय तक वो इस पद पर रहे हैं, तो इनके जो पूर्व अनुभव हैं उनको वो लेंगे और सीखेंगे और आगे जाएंगे। पंचायती व्यवस्था को समझने के लिए भी जो है इससे पहले पिपलात्री एक वो है जगह है, वो आपके राजसमंद में है। तो राजसमंद में भी वहाँ जो जम्मू कश्मीर है वहाँ से लोग आए थे ताकि पंचायती व्यवस्था को समझा जा सके। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, भीलवाड़ा में प्रशिक्षण का कार्य होगा वृहद स्तर पर। चलते हैं आगे। बीकानेर हाउस में राजस्थानी भाषा का जो कैलेंडर का लोकार्पण किया गया है वो किसके द्वारा हुआ है? तो उसमें नाम है राजस्थान फाउंडेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसे भी जो है मैंने डार्क किया है और उद्देश्य यही है कि देखिए जो कोई भी चीज़ें छोटी हों या बड़ी हों, ज़रूरी कि हम हमारी नॉलेज है ना उसको बिल्कुल अप टू डेट करके चलें।
क्योंकि एग्ज़ाम में तो यही जाने वाला है। देखिए, तो राजस्थान फाउंडेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि धीरज श्रीवास्तव, अगर आप पिछले 2 महीने के करंट अफेयर उठा के देखेंगे, धीरज श्रीवास्तव की नियुक्ति हुई है। ठीक है, दिसंबर माह में इनकी नियुक्ति हुई थी, धीरज श्रीवास्तव। राजस्थान फाउंडेशन 2001 में इसकी स्थापना हुई। तो ये एक एनजीओ की तरह ही आप इसे मान सकते हैं, ऐसी संस्था है। तो देखिए, बीकानेर हाउस है, बीकानेर हाउस दिल्ली में है, ध्यान रखिए। और सन 1954 से लेकर के 2019 तक ये जो केंद्र सरकार है यानी कि दिल्ली के पास में था, लेकिन अब जो है 2019 के बाद में ये कहाँ पर आ गया है, 2019 के बाद में इस पर जो है राजस्थान का एकाधिकार हो गया। और गत वर्ष उदयपुर हाउस के बारे में भी इसी तरह की जो जानकारी हमने पढ़ी थी करंट अफेयर में, तो 2019 से ये राजस्थान सरकार के पास में इसकी मिल्कियत आ गई है। तो उसमें क्या है कि बीकानेर हाउस को गेटवे ऑफ राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेटवे ऑफ राजस्थान, ये इसका दूसरा पेट नेम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है करंट अफेयर में, उनमें जो ये चीज़ है गेटवे ऑफ राजस्थान, ये बहुत कम लोगों को पता होगी। बीकानेर हाउस को कहा जाता है। तो राजा हेतु दिल्ली में इसको बनवाया गया था बहुत समय पहले। तो वर्तमान में तो अब इस पर राजस्थान सरकार का जो है एक तरह से वो अधिकार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दयाराम गुर्जर। देखिए, दयाराम गुर्जर के बारे में यह है कि इन्होंने लॉकडाउन में समय का सदुपयोग करते हुए पैरा मोटर तैयार की है, जिससे आप हेलीकॉप्टर की तरह जो है उड़ सकते हैं हवा में। इसमें एक पैराशूट की भी आवश्यकता होती है। और पेशे से ये इंजीनियर नहीं है, मैं आपको बता दूं इनके बारे में कि पेशे से जो है ये एक सामान्य व्यक्तित्व के धनी हैं। तो दयाराम गुर्जर ये हैं और इन्होंने इस तरह से अपना एक गैजेट बनाया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 5वीं तक पढ़े हैं महज, बहुत बड़े संघर्ष के बाद में इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। मैं आपको बता दूं कि 50 वर्ष की इनकी उम्र है और आज से लगभग 40 साल पहले एक हेलीकॉप्टर में बैठने का इनको सौभाग्य मिला था। तो फ्रेंड्स, उसके बाद में इनका मन हुआ कि एक चीज़ ऐसी बनाई जाए जो आम आदमी की जद में हो। तो अलवर के ये रहने वाले हैं, सबसे पहले आप इसे लिखिए। उसके बाद में दयाराम गुर्जर है, इनका जो है 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी बन सकता है, हम भी आपको टेस्ट सीरीज में देंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ तो ये क्वेश्चन पक्का हम तो जरूर देंगे इसे टेस्ट सीरीज में, और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो 15 लाख रुपए इन्होंने खर्च किए हैं इसे बनाने में। शुरुआत में इनको काफ़ी सफलताएं भी मिली, 2 बाइक्स और 1 कार और 1 ट्रैक्टर के इंजन को जोड़कर भी इन्होंने बनाया इस उपकरण को, लेकिन इन्हें सफलता हाथ नहीं मिली। फिर इन्होंने कुछ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रहे बच्चों से बात की, इंजीनियरिंग के बच्चों से, उनसे भी इन्होंने कुछ तकनीकी सलाह ली। फिर इन्होंने जर्मनी से एक एयरक्राफ्ट का इंजन मंगवाया। जर्मनी से क्या मंगवाया? एयरक्राफ्ट का इंजन मंगवाया। तो उससे उन्होंने इस उड़न खटोले को बनवाया है। ये क्या है? एक तरह का उड़न खटोला है जिसे कभी भी गैस भर के हवा में जो है चलाया जा सकता है, और आपको इससे वही जो है मिलेगा, पूरा आपको जो पूरा फ्रेगनेंस वही मिलेगा जो एक आपको हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद में मिलता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये मेंस के हिसाब से भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, ये है सब आपका राष्ट्रीय मरुद्यान में। मैं आपको बता दूं कि जो खबर है ये योजना थी एक तरह की जो फरवरी 2020 की थी ये, लेकिन वर्तमान में क्या है कि इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। जब किसी चीज़ को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उससे पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। तो वो क्या है, अप्रैल माह में ही किया गया है, और इसमें कौन कौन सी बातें होंगी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी, याद रखिए। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। तो ये प्रोजेक्ट जो है इनकी अगुवाई में चलाया जा रहा है, और राजस्थान के अलावा एमपी, मिजोरम, उड़ीसा, उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों में भी चलाया जा रहा है। क्या है ये? ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। तो इसमें होगा क्या? इसके पॉइंट हैं कुछ। एक तो इसमें 30 करोड़ रुपए की जो राशि है उसका इसमें प्रावधान है, और इसे 7 वर्ष तक के लिए इसे चलाया जाएगा। तो जो सेवण घास है उसका कहीं ना कहीं जो एक उपयोग होता है, सेवण घास का उपयोग, चाहे वो चिकित्सीय भाग में हो, चाहे आप उसको किसी भी जमीन की क्षारीयता, लवणता को संतुलित करने के लिए करें, तो सेवण घास को जो है यहाँ पर जो है उन्नत किया जाएगा, उसके क्षेत्र को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा।
और जो हमारे फॉरेन बबूल हैं, यानी कि बबूल की जो विदेशी नस्ल है, विदेशी बबूल, इसको भी बढ़ाया जाएगा। साथ में इसमें जो साथ दे रहा है वो जोधपुर का काजरी संस्थान है, वो इसमें साथ दे रहा है। तो इस तरह से ये जो ग्रीन एग्रीकल्चर तकनीक है ये राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी चलाई जा रही है। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय मृद उद्यान जैसलमेर से ये शुरू की गई है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार मैं बोलता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन सच में क्वेश्चन वही लिए जाते हैं। बाकी आप प्लेटफॉर्म पे जाके देखिए, कोई भी मैगजीन लाएंगे तो मैगजीन 100 पेज की कम से कम आएगी। आप किसी और माध्यम से कहीं और किसी सोर्स से जोड़ेंगे तो वहाँ पर आपको आमतौर पर रोज़ करंट अफेयर कराने का एक वो होता है, ट्रेंड होता है। तो उसमें क्या है कि जो मुख्य चीज़ें हैं ना, उनके अलावा और एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत सारी आ जाती हैं। रोज़ के बजाय मंथली होना चाहिए ताकि कोई भी उसको रिवाइज कर सके। और 60 से 70 क्वेश्चन अगर हों तो बहुत अच्छा। बाकी जितने भी ज़रूरत के क्वेश्चन होते हैं, अगर जैसे कि हम यहाँ पर आपके सामने 50 क्वेश्चन लेके आते हैं, तो 50 क्वेश्चन वो होते हैं कि अगर इस महीने में अगर आपसे कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन अप्रैल महीने से पूछा जाएगा तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये हमारी गारंटी है, विश्वसनीयता है। ठीक है, तो आगे देखें। मुझे याद है अभी फॉरेस्ट सर्विस का पेपर हुआ था राजस्थान में, ACF असिस्टेंट कंजर्वेशन फॉरेस्ट का। तो उसमें करंट के जितने भी क्वेश्चन आए थे, हालांकि 15 दिन पहले, यानी कि जब वो पेपर था उससे 15 दिन पहले के करंट के क्वेश्चन भी उसमें दिए गए थे, तो वो सारे क्या है, इन्हीं नोट से, जो पिछले मैंने 1 साल में कराए थे, इन्हीं नोट से आए थे। एक भी क्वेश्चन जो है, नॉट इवन सिंगल क्वेश्चन, वो बाहर से नहीं था। ठीक है, तो आपको ACF ही देखिए, RS स्तर का ही एक एग्ज़ाम होता है। वो वनडे होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, 2 दिन तक परीक्षा चली थी, लेकिन वो RS स्तर का ही होता है। RS से उसका लेवल आप ज़्यादा ही मान लीजिए, वो नीचे नहीं है। तो वो भी जितने भी करंट के क्वेश्चन थे पूरे फंसे थे। और मेरा मानना है कि जिस तरह से मैंने पूरे 2020 में 12 महीने का करंट अफेयर कराया और अप्रैल में 4 महीने तक मैं आपको जो दे रहा हूँ और आगे दूंगा, इसके बाहर से अगर आप राजस्थान बेस्ड जो भी करंट अफेयर पूछा जाएगा वो बाहर नहीं जाएगा, पूरा 100% जो है कवर होगा। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए अगर आप स्ट्रेटजी से काम करें तो उनमें आप गारंटी ले सकते हैं कि बाहर नहीं जाएगा। जैसे कि साइंस टेक में जो भी अभी आपको पढ़ाया है वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है, उसके बाहर वो उसमें से आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उसमें सब कुछ है। उसमें RBSC भी है, उसमें NCERT भी है, और मार्केट में जितनी भी स्टैंडर्ड बुक हैं, क्योंकि देखिए 80% चीज़ें तो देखिए कॉमन होती हैं, 20% चीज़ें, 10% चीज़ें जो अलग अलग हैं उनको भी हमने उसमें मर्ज कर दिया है। तो उससे क्या है कि जो कंटेंट बना है साइंस टेक्नोलॉजी का वो बहुत स्ट्रांग बना है। तो आते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन पर। माधव दरक, इनका संबंध कहाँ से है? अभी हाल ही में देखिए इनका जो है निधन हो गया, और एक बहुत ही बड़े साहित्यकार थे, राजस्थानी भाषा के कवि हुआ करते थे। राष्ट्रीय कवियों में इनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। ये केलवार राजसमंद से संबंध रखते हैं, और हाल ही में इनका क्या है, निधन हुआ है। तो मायड़ थारो पुत्र, मायड़ थारो वो पुत्र है। तो इस तरह की जो कई कविताएं हैं, एड़ो महारो राजस्थान, एड़ो महारो राजस्थान, इस तरह की इनकी काफ़ी जो प्रभावशाली सामाजिक जीवन से परिचित कराने वाली, ज़मीनी मूल्यों से आपको रूबरू कराने वाली जो इनकी कविताएं हैं, तो वो काफ़ी प्रेरणादायी हैं आज भी। तो इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया, मृत्यु हो गई थी। तो केलवा राजस्थान से ये, राजसमंद केलवा से ये संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रईस भारती, रईस भारती क्या है? प्रसिद्ध तबला वादक हैं, और इनके बारे में जो है कि इनका एक बैंड हुआ करता था जिसका नाम है धोंद बैंड। तो ये क्या है कि काफ़ी बॉलीवुड मूवी में भी काम कर चुके हैं, और जयपुर महाराजा के समय से ये बैंड चलता आ रहा है। तो बॉलीवुड का जो भी कनेक्शन इससे माना जाता है। तो इन्होंने वर्तमान में कोरोना के कारण काफ़ी म्यूजिशियन जो स्ट्रगलर थे वो बेरोजगार हो गए, तो उनको इन्होंने रोजगार दिया है इस धोंद बैंड ने। तो ये कहाँ से हैं? ये एक्चुअली धोंद एक जगह है सीकर में, वहाँ से रईस भारती संबंध रखते हैं। तो विदेशी सरजमी पर जो है हमारे देश की, यानी कि राजस्थान की जो एक वो है कला, रंग बिरंगी संस्कृति है, उसको इन्होंने बहुत अच्छी पहचान दिलाने में जो है मदद की है, और वर्तमान में ये जयपुर में इनका निवास है। तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनको आप यहाँ पर वो कर सकते हैं, डिक्टेट कर सकते हैं। बाकी रईस भारती क्या है? प्रसिद्ध तबला वादक हैं, और इनका बैंड का नाम क्या है? वो धोंद बैंड है। बस ये 2 चीज़ें हैं ना, ये काम किए हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम किए हैं।
आगे चलें, ये अपना इस माह का आखिरी क्वेश्चन होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजस्थान हाई कोर्ट के कितने न्यायाधीश जो हैं उसमें शामिल हुए? तो देखिए, टोटल 16 एडहॉक जज हैं, उनकी नियुक्ति हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें से 4 जज हैं वो कहाँ से हैं? वो राजस्थान से हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो अनुच्छेद कौन सा, 224 अ के तहत, 224 ए के तहत जो रिटायर्ड जज हैं उनकी नियुक्ति की जा सकती है। तो इसमें जो है हाई कोर्ट से जो है जज वहाँ पर लिए गए ताकि उन्हें अच्छा अनुभव होगा, जाहिर सी बात है। तो फ्रेंड्स, इसमें राजस्थान के हैं वो 4 हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि देश में 2 करोड़ से ज़्यादा जो केस हैं वो लंबित हैं। और लंबित किस लिए हैं? लंबित इसलिए हैं क्योंकि न्यायपालिका की कहीं ना कहीं मशीनरी में बहुत बड़ा एक अभाव है। जजों की कमी है, कोर्ट्स की कमी है, लोग ज़्यादा हैं और न्याय करने के लिए जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अभावग्रस्त है। यानी कि लोगों की कमी है, जजों की कमी है। तो वहाँ पर उस कमी को भरने के लिए जो है इस तरह के वो वर्तमान में डिसीजन लिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ की जगह आपको काफ़ी जगह एडहॉक भी दिखा, एडहॉक जज, ये भी आपको लिखा हो सकता है, एडहॉक। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। बाकी हिंदी का शब्द तो तदर्थ ही है। तो हाई कोर्ट में भी इनकी नियुक्ति की जाती है, जो निचली अदालत है उनसे लेकर के, और सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी नियुक्ति की जा सकती है एडहॉक न्यायाधीशों की। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर जो आपका अप्रैल माह का करंट अफेयर है वो आपका समाप्त होता है। और आने वाले महीनों के करंट अफेयर को भी, जो एग्ज़ाम कभी भी हो, हम उसे ज़रूर यहाँ से क्लियर करेंगे। तो लेक्चर में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।